तो प्रीलिम्स के लिए दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है करंट अफेयर्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के मामले में यहां से 30 क्वेश्चंस रेगुलर आ रहे हैं लगातार। तो जनरली जो स्टूडेंट्स का है यहाँ पर जो बिहार से इम्तिहान देते हैं उनका करंट अफेयर्स थोड़ा कमजोर चला जाता है और ये कहते हैं कि हाँ हमारा करंट अफेयर्स नहीं बना। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले यहाँ एक रीति रिवाज था वन लाइनर पढ़ने का। दूसरे की करंट अफेयर्स को लोग एग्जामिनेशन के एन पहले 15 दिन 20 दिन, कोई बहुत अवेयर्ड हुआ तो 1 महीना पहले बाजार में जाते थे, बीपीएससी ऑफिस हो या इस तरह का जहां भी सेंटर है, और उस समय निकले हुए करंट अफेयर्स की किताब को लेकर जितना रट्टा मारना होता था वन लाइनर का रट्टा मार देते थे। या फिर विभिन्न तरह की पत्रिकाओं का भी जिन लोगों के पास पुराना एडिशन होता था उसको लेकर कर लिए और जनरली पहले आ जाता था। तो लेकिन पहले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की संख्या 10, 5, 12, 14 इस तरह से होती थी। तो जब 10, 12, 14 होगा तो ये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं लाता है अगर आधा बना है और आधा नहीं भी आया। लेकिन जब सवालों की संख्या 30 हो और सवालों का स्तर ऊंचा हो तो अगर करंट अफेयर्स का मैक्सिमम सवाल आपसे नहीं बना तो फिर आप बहुत ही मुश्किल में आ जाएंगे या फेल करने वाले लोगों की कैटेगरी में आगे बढ़ने लगेगा, है ना। तो जब 30 सवाल आ रहा है और उसमें भी स्टैंडर्ड का सवाल आ रहा है, जहां भी सवाल है वो अब आज के दौर में जो भी सवाल आ रहा है, तो एक बार जान लेना है कि इम्तिहान के ऐन वक्त पहले वाला अप्रोच अब खत्म हो रहा है और बीपीएससी या कहीं भी गेट पर जाकर जो किताब खरीद कर करंट अफेयर्स तात्कालिक तौर पर पढ़ के करंट को करंट टाइम में पढ़ते थे, है ना, इम्तिहान देने के जस्ट पहले, अब वो सिस्टम नहीं चलेगा। जो आदमी रेगुलर अखबार मैगजीन नहीं पढ़ रहा होगा वह 10-20% से अधिक करंट अफेयर्स के सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। इसीलिए जिस तरह से आप किताब पढ़ते हैं उसी तरह से घंटा 2 घंटा के लिए अखबार और मैगजीन पढ़ने का अपने रूटीन में शामिल किए रहिए। इसीलिए कोई भारत की राजधानी मालदीव है तो मालदीव की राजधानी नहीं पूछेगा, है ना। मालदीव अगर अभी हमारे देश के लिए या विवाद में आया है तो मालदीव का राजधानी नहीं पूछेगा। अब वो जमाना चला गया, मालदीव के राष्ट्रपति को नहीं पूछेगा। अब मालदीव किस तरह का आइलैंड है, मालदीव पर चाइनीज ऑक्यूपेशन का या चाइनीज प्रभाव का क्या क्या 1, 2, 3, 4 कारण है। अब यहाँ भी पूछेगा कि 1, 2 सही है, 1, 2, 3 सही है, चारों सही है। जब आप पूरी तरह से मालदीव को नहीं पढ़े रहिएगा तो इसका जवाब नहीं दे पाइएगा, है ना। तो इसलिए करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप प्रतिदिन अखबार पढ़िए। अखबार आपके डेली पढ़ाई का एक हिस्सा होना चाहिए, है ना। एक पत्रिका पढ़िए, पत्रिका में जैसा कोई भी एक पत्रिका लिए रहिए, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए अगर अखबार रेगुलर पढ़ते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए, मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सभी अखबार का सेंटर पेज होता है, संपादकीय होता है और राइट हैंड साइड का जो पेज जनरली आजकल अखबार कुछ न कुछ सब अखबार में रीति रिवाज आ गया है कि लेफ्ट में तो एडिटोरियल होता ही है, मिडिल पेज आर्टिकल होता है और राइट हैंड साइड में भी आजकल प्रमुख टॉपिक पर वो लोग कुछ न कुछ मटेरियल देते हैं, है ना। तो और आजकल टेलीग्राम और मोबाइल का ज़माना है, संडे के दिन का और भी अधिक अखबारों को आप कंसल्ट कीजिए, संडे वाला
तो उस समय भी जैसे दैनिक भास्कर है, तो उसमें इसी संडे को मालदीव पर पूरा डिटेल आया था। तो उसका जो सप्लीमेंट पेज होता है, उस पेज पर हमेशा रेलिवेंट नेशनल इंटरनेशनल प्रॉब्लम के बारे में डिटेल होता है। अगर उतना भी पढ़ लिए तो हर हफ्ते उतना मटेरियल आपको जमा होता जाए। हिंदू में जो 2-3 पेज एक्स्ट्रा होता है संडे को, तो हर नेशनल इंटरनेशनल प्रॉब्लम पर उसमें एक डिटेल होता है, और उसी में एक साइड में क्वेश्चन आंसर करके पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक एक टॉपिक को समझाया जाता है ना। तो हिंदू अगर कोई फॉलो करने लगा तो उसको कभी किसी भी मामले में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन अगर हिंदी में भी फॉलो कर रहे हैं तो आप 1-2 अखबार मिला के कीजिएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। इसीलिए करंट अफेयर्स को पढ़ने में हमेशा देखिए कि आप जो है इंटरनेशनल अफेयर्स को आप एक क्लासिफिकेशन कीजिए जो अंतरराष्ट्रीय समस्याएं हैं, है ना। फिर आप नेशनल अफेयर्स पर आइए और फिर बिहार आइए, क्योंकि अब बिहार का इम्तिहान दे रहे हैं तो बिहार से सवाल रहेगा ही रहेगा। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी जैसे प्रॉब्लम्स है, समस्या है, तो जैसे इजराइल और फिलिस्तीन का समस्या है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल जानने का प्रयास कीजिए, है ना। अभी जैसे हम लोग एनसीईआरटी भी पढ़ रहे थे, बेल्फोर डिक्लेरेशन पढ़े, तो बेल्फोर डिक्लेरेशन का डायरेक्ट संबंध इजराइल और फिलिस्तीन की समस्या से है। तो कैसे कोरिलेट करेंगे ये एनसीईआरटी की किताब से करंट अफेयर्स आप आराम से कोरिलेट कर सकते हैं। चाइना और जापान पढ़ेंगे तो किस तरह से चाइना में कम्युनिस्ट क्रांति हुई 49 में, और उसके बाद चाइना कैसे चला है। फिर जापान का मिलिट्राइजेशन है, सैन्यकरण है, किस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 में वह उतना आक्रामक रोल प्ले करेगा। और फिर हमने अगले एनसीईआरटी में पढ़ा था कि किस तरह से संविधान में इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है ना कि हाँ जापान ने डिक्लेयर किया कि हम शांति अवस्था कायम करने के लिए कृत संकल्प है ना। डीमिलिटराइजेशन हम करेंगे और पीस, शांति स्थापित करने के लिए हर काम करेंगे। तो वह ऐसे नहीं आ गया जापान में, उसका एक बैकग्राउंड है जो एनसीईआरटी में मिल जाएगा। रूस में क्या हुआ है उसका एनसीईआरटी में मिल जाएगा, अमेरिका में क्या हो रहा है उसका एनसीईआरटी में मिलेगा, साउथ अमेरिका महादेश में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका का अभी का स्थिति क्या है वो सब एनसीईआरटी एक बैकग्राउंड दे रहा है ना। तो आप पूरे विश्व में वर्तमान में जितनी भी समस्याएं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक होता है प्रॉब्लम्स, कुछ होता है विवाद, कंट्रोवर्सी, फिर तीसरा होता है सम्मेलन। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनका सम्मेलन जिस समय आप पढ़ रहे हैं उस समय हो तो उस संगठन के बारे में सब कुछ जानिए। यूएनओ के बारे में ऐसे ही सब कुछ जानना है। भारत में जो भी सम्मेलन हुआ उन सभी सम्मेलनों के बारे में जानिए। भारत जो भी अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट करता है, ट्रीटी करता है, जहाँ भी राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री जाते हैं, किसी से समझौता होता है, उन सब चीज़ों को आप अपना नोटबुक में, अखबारों में छपता है, उसी समय आप अपने नोटबुक में लिखिए। कोई भी करंट अफेयर्स का किताब खरीदने जाते तो यही सब लोग इकट्ठा करके छापते हैं, है ना। हम लोग क्रॉनिकल मैगजीन में 91 में जब सब एडिटर थे तो हम लोग क्या करते थे, उस मैगजीन का जितना करंट अफेयर्स था अखबार से ही आएगा, तो अखबार को पढ़ना और उस न्यूज को भी छोटा कर देना, तब ना मैगजीन में आएगा। तो और अखबार सीधे स्रोत है, डायरेक्ट स्रोत है, तो अखबार डायरेक्ट स्रोत पढ़ना ज़्यादा बढ़िया है। और ज़्यादा स्रोत पढ़ते हैं तो आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, तो उसको रेगुलर पढ़िए। इसके अलावे स्पोर्ट्स में नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, जितने ओलंपिक्स हुए, वर्ल्ड कप हुए, उन सब चीज़ों के बारे में विशेष जानकारी रखिए। कौन कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, स्पॉन्सरशिप कौन दिया, लोगो क्या था, भारत का टीम लीडर कौन था, भारत को मैदान में लीड कौन किया, है ना, भारत का प्रदर्शन क्या था, पीछे समय में प्रदर्शन क्या था, वो टूर्नामेंट सबसे पहले कहाँ हुआ, भारत में कभी हुआ कि नहीं हुआ।
तो इन सभी चीज़ों को, और उस पीरियड में जो भी स्पोर्ट्स रिजल्ट फाइनल हो, है ना, हर मैच का नहीं, जो कोई टूर्नामेंट है उसका फाइनल है, उसका मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, है ना, टीम लीडर, भारत का कोच, भारतीय टीम का भी स्पॉन्सर कौन है, टेलीकास्ट ब्रॉडकास्टर कौन है, ये सब चीज आता है। तो इन सारे चीजों को जैसे अब स्पोर्ट्स सेक्शन बनाते हैं तो पढ़ने का अपना एक तरीका होता है। जैसे स्पोर्ट्स सेक्शन बनाए, मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल, तो मान लीजिए हम क्रिकेट पर पढ़ना शुरू किए, तो क्रिकेट में आपका देखने का रुचि है, उससे मतलब यहाँ ज्ञान का अलग है। क्रिकेट के सारे टर्मिनोलॉजी को समझे, क्रिकेट में जितने टूर्नामेंट्स होते हैं उनको जाने, इंटरनेशनल टूर्नामेंट, नेशनल टूर्नामेंट। अब कोई पूछ दे कि रानी झांसी ट्रॉफी किस गेम में होता है, किस स्पोर्ट्स का है, सीके नायडू ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स में मिलता है ना, कूच बिहार ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स का है। इस तरह का चीज आपको आना चाहिए। वो तभी होगा जब इस तरह से पढ़िएगा कि एक स्पोर्ट्स लिया, और बहुत सारी किताबों में ऐसा जानकारी होता है, हम लोग भी अपने ज़माने में बनाते थे। तो स्पोर्ट्स हुआ, उसके टर्मिनोलॉजी हुआ, टेक्निकल वर्ड्स हुआ, डिफरेंट टूर्नामेंट्स हुआ, और उस टूर्नामेंट का विजेता उस साल कौन था। 3 चीज जाना जाता है हमेशा हर चीज में। वर्तमान में कौन है, पहले कौन था, आगे कुछ होने की संभावना। इसी तरह से कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए नाम है, G20 है, तो अभी अध्यक्ष कौन था, पीछे में कौन था, और आगे उस समय तय होता है कि कौन देश होगा। ये 3 चीज हर चीज में जानना होता है, अभी से पहले और अभी के बाद। जो भी इस तरह का संगठन होता है उसका कब स्थापना हुआ, कितने मेंबर हैं, लेटेस्ट मेंबर कौन है, अध्यक्ष कौन है, फाउंडर्स कौन थे। मनोरमा ये बुक में थोड़ा ब्रीफ में रहता है, बहुत सारे इस तरह के देशों के बारे में भी जानकारी होती है, तो उन सब के बारे में। तो करेंट अफेयर्स कोई मामूली चीज नहीं है, लेकिन एक बार अगर अच्छे से पढ़ गए तो 30 में 25 प्लस कर लीजिएगा। ये जो आदमी भी इसको ठीक से पढ़ा वो 30 में 25 कर लेगा, है ना। और आजकल तो यूट्यूब पर एक से एक यूट्यूब वीडियो है, जो भी रेलिवेंट टॉपिक है मारिएगा, मिल जाए तो उसको बढ़िया से देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, क्लास में भी बैठ के देख सकते हैं। तो करंट अफेयर्स जब यहाँ मजबूत कीजिएगा तो यहाँ 30 नंबर है, तो मेंस में भी 114 नंबर है बीपीएससी में, है ना। तो ये कोई मामूली सेक्शन नहीं है। तो जो आदमी जितने अच्छे से इसका प्रिपरेशन करेगा उसके सफल होने का चांस उतना अधिक होगा। इसलिए डेली अखबार पढ़िए, एक पत्रिका लेना है लीजिए कोई, लेकिन कल भी बताए योजना और विज्ञान प्रगति अपने रूटीन में रेगुलर शामिल किए रहिए। अभी पढ़ने में समझ में आए या ना आए, लेकिन योजना और विज्ञान प्रगति रेगुलर लीजिए। यह किताब पीटी मैगजीन, पीटी और मेंस दोनों में इक्वली फायदा करेगा, और एक विषय में नहीं, यह कई विषय में फायदा करेगा, है ना। तो करेंट अफेयर्स को इन 3 सेक्शन में बांटकर और फिर उसको ठीक ठाक से अध्ययन कीजिए। और जितने भी पॉलिटिकल चेंज होते हैं, कहीं चुनाव हुआ, इलेक्शंस हुआ, तो जिस देश में जैसे अमेरिका है या जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड या यूके है, इन देशों में जब चुनाव होता है तो उनके बारे में पूरा नॉलेज रखिए। कौन सी पार्टी चुनाव जीती, नई पार्टी है तो पिछले बार कौन जीती थी, है ना, उस पार्टी का, फिर वहाँ का संसद का नाम, वहाँ किसी भी देश के बारे में 5-6 जानकारी हमेशा रखिए। देश, उसकी राजधानी, उसका हेड ऑफ द स्टेट में दोनों, रियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, उस देश की मुद्रा, उस देश की भाषा, उस देश की संसद,
और बेसिक इकोनॉमी क्या है विशेषता। हमेशा कोई भी देश के बारे में लिखने चलिए तो मनोरमा या बुक में बेसिक मिल जाएगा, करंट अखबार में मिल जाएगा। पेज पर लिखिए और जो अपडेट उस देश के बारे में होते रहे फिर जोड़ते जाइए, है ना। मान लीजिए अभी मालदीव ही अपडेट हो रहा है तो उस पर बना लीजिए तुरंत। फिर इसी तरह से श्रीलंका हुआ था, उस पर बना लीजिए तुरंत। इजराइल हो रहा है, उस पर बना लीजिए तुरंत। तो जो भी देश न्यूज में आया कि उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लीजिए, फिर आप देखिएगा कि कोई सवाल आपका नहीं छूटेगा। इसके अलावा जितने भी अवार्ड्स, जितने भी पुरस्कार मिलते हैं, उन सभी पुरस्कारों के बारे में, मान लीजिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी को मिला तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई, पुरस्कार कौन देता है, इस बार किसको मिला। अगर कोई कृति है, किताब है, तो उस किताब का क्या नाम है, वह किस भाषा का है, उस भाषा में पहला अवार्ड किसको मिला। मान लो किसी गुजराती लेखक को मिला, तो पहला गुजराती लेखक कौन था जिसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, है ना। रमन मैग्सेसे अवार्ड है, तो रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में तुरंत पता करना है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड कब स्थापित हुआ, किसने स्थापित किया, कितना पैसा मिलता है, कौन कौन से फील्ड में मिलता है। किसी भारतीय को मिला उस फील्ड में, तो रमन मैग्सेसे उस फील्ड में सबसे पहले किस भारतीय को मिला, है ना। और जो भी भारतीय को मिला है उसका वो लिस्ट बना लिए कि हाँ अमुक अमुक समय मिला। नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज का सारा फील्ड लिखिए, पीस में, लिटरेचर में, मेडिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, है ना। तो उसमें कौन सा, उसका निश्चित है कि कौन अवार्ड कौन देता है। हमेशा एक ही संस्था सब अवार्ड नहीं देता है। फिर अवार्ड के सिलेक्शन का प्रोसेस अलग होता है उसका, है ना। नॉमिनेशन होता है, सिलेक्शन होता है, फिर अनाउंसमेंट होगा। उसे इकोनॉमिक्स का अवार्ड उसका रिक्सटेंट बैंक देता है ना। हर का तो कौन दिया, किसको किसको मिला, उस साल में किसको किसको मिला, भारत के किन किन लोगों को नोबेल प्राइज मिला हुआ है ना। हर फील्ड में पीस में किसको मिला है, साइंस में किसको मिला है ना। तो उसका लिस्ट बना लेना चाहिए। तो जैसे ही उससे कोई भी सवाल आएगा, कितना पैसा उस साल मिल रहा है ना। तो जब सिस्टमेटिक पढ़े रहिएगा तो पढ़ाई पहली बार में मेहनत लगेगा, और जो सिस्टमेटिक एक बार पढ़ कर देता है पहला बार में निकालता है। तो एक बार में मेहनत लगेगा, लेकिन जितना हम करें उस तक, तो सारे अवार्ड्स, सारे स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी, है ना। अवार्ड्स में भी नेशनल, इंटरनेशनल, बुकर प्राइज है ना। तो ये भी लिटरेचर का बहुत प्रेस्टिजियस प्राइज है। पहले बुकर प्राइज केवल कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लोगों को मिलता था, अब और लोगों को भी मिलने लगा है। तो जितने वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं, ऑनर्स है, स्पोर्ट्स है, सबका भी पढ़ाई जरूरी है। कल्चर के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, है ना, लिटरेचर के क्षेत्र में हो, ये सब पर नजर रखना और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है। जो भी देश उस पीरियड में न्यूज में आवे, उस देश के बारे में जानकारी रखना। जो भी संगठन उस पीरियड में, मतलब G20 का मीटिंग भारत में हो, तो G20 के बारे में हर जानकारी आपके पास होनी चाहिए। यहाँ क्या डिसीजन हुआ, क्या क्या डिक्लेरेशन हुआ, हर चीज के बारे में। तो जैसे ही कोई चीज हो रहा है उसी समय उस पर अपना पढ़ जाइए, तो तुरंत अप टू डेट हो जाएगा, है ना। तो आपके सामने जानकारी आ जाएगी। तो इसी तरह से करंट अफेयर्स जब कीजिएगा, फिर पूरे हमारे देश में एक लिस्ट बना रही, राज्य, मुख्यमंत्री, राजधानी, मेन लैंग्वेज, है ना,
और जो भी कल्चरल और फिजिकल विशेषता हो, तो आपको अपने देश के सभी राज्यों की मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उसकी भाषा, है ना, हर चीज की जानकारी बेसिक्स रखना। इन्हें कहीं मान लीजिए किसी मास्टर से कोई पूछता है कि हाँ भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो मुंह बांध रहे है ना, तो उससे आपका इम्तिहान में आपका काम नहीं चलेगा है ना। फिर भारत देश के अंदर में जितने भी संस्थाएं हैं उनका हेड कौन है और उसका मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ है ना, उन सब चीज़ों को भी जानने की जरूरत होती है। जितना आर्ट, म्यूजिक, डांस या कल्चरल फील्ड में जो भी उपलब्धि है, कोई मर गया, जी गया, कोई सम्मेलन कहाँ हुआ, तो स्थान है, व्यक्ति का नाम है, वो हर चीज़ आपको एक एक करके क्लासिफाई करना होता है और तब उसके अनुसार पढ़ते जाइए और सामग्री को जमा करते जाइए। तो करेंट अफेयर्स जो 30 नंबर का है पीटी में और 114 नंबर का है मेंस में, वहाँ भी इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार तीनों मिलाकर आएगा उतने सवाल। 3 सवाल का जवाब देना होता है। तो जितना अच्छा से अभी पढ़े रहिएगा उतना ही अच्छा आप परफॉर्म कीजिएगा। तो अगर हिस्ट्री में मान लीजिए 35 सवाल है तो इधर दुए मिला के 65 हो गया। और पढ़े रहिएगा ठीक से तो 50 पढ़ने वाला पास करने लायक अगर आप कैंडिडेट है तो 50 प्लस बनाइए। तो पास होने के लिए 40 सवाल और चाहिए। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इन विषय पर कितना ध्यान आप देते हैं।